अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा बोला जाता है कि देश के लिए आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। देश के यूथ को जॉब्स नहीं मिल पा रही। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. लेकिन इससे भी बड़ी और एक ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। वो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयबिलिटी की। देश का यूथ जॉब करने के लायक ही नहीं बन पा रहा है। पिछले कुछ सालों में बहुत लोगों ने बोला है कि अगले कुछ डिकेड्स के अंदर ही भारत एक वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। This is a critical moment in India's history. It now has the world's largest population and one of the youngest. Its fast-growing economy has vast potential. The challenge now is to seize the moment. दुनिया देख रही है कि भारत में इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है कि इसे आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। देश की आधी आबादी ने अभी 25 की एज तक क्रॉस नहीं करी है। मतलब अगले 30-40 सालों के अंदर देश में वर्किंग पॉपुलेशन का ऐसा विस्फोट होने वाला है कि पूरा देश ग्रोथ के इंजन पे बैठ के बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे भागने लगेगा। और ऐसा पहले दुनिया में हुआ भी है। 1950s का जापान और 1980s का जो चाइना है वो बिल्कुल वहीं पर था जहां पर आज भारत वाले खड़े हैं। 1950s में जापान की मीडियन एज 20 साल के आसपास थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनके ऊपर एटॉमिक अटैक हो गया, बुरी तरह बर्बाद हो गए। लेकिन इसके अगले 20 सालों के अंदर एक इकोनॉमिक सुपर पावर दोबारा से बन गए और अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके थे। 1980s में चाइना को देखो, गरीबी की मार झेल रहा था, भारत के बराबर जीडीपी थी इनकी, लेकिन भारत वाले सोशलिज्म की साइकिल में बैठे रह गए और चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक ऐसा इंजन लगाया और उसमें अपने यंग और चीप लेबर फोर्स का ऐसा फ्यूल डाला कि इतनी तेजी से आगे बढ़े कि हमसे 5 गुना बड़ी जीडीपी के साथ आज ये भी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। इन दोनों ही देशों ने अपनी यंग पॉपुलेशन को यूज करके चमत्कार किया है। तो लोगों को लगता है कि अब भारत की बारी है। बिल्कुल भारत में यही होने वाला है। But India has been growing fast. As of 2022, it ranked in the top 5 for the first time ever. It is widely projected that it will be behind only China and the USA by 2030. लेकिन ऊपर ऊपर से भले ही लोगों को लग रहा हो, थोड़ा सा डीपली देखो तो सच सामने आ जाता है। भारत में यंग पॉपुलेशन तो है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जॉब करने के लायक ही नहीं। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देखो तो 80% के पास नौकरी नहीं है और टोटल अनएम्प्लॉयड लोगों में 83% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 34 साल से कम है। 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. So most of the unemployed people are young. And this is worrying because India's young population is seen as a national asset. तो जिस पॉपुलेशन से आप उम्मीद लगा रहे हैं उनके पास तो नौकरियां नहीं। टोटल पॉपुलेशन को देखो तो आज से 24 साल पहले भारत में सिर्फ 35% लोग अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन आज ये नंबर 65% पे पहुंच चुका है। सुनने में लग रहा होगा कि देश में नौकरियां खत्म हो गई, लेकिन बात इससे थोड़ी गहरी है। देश में हर साल 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। जितनी स्वीडन की टोटल पॉपुलेशन है उतने बच्चे यहाँ पे पढ़ के निकल रहे हैं। इनमें से 50 लाख ऐसे हैं जो कोई भी नौकरी करने के लायक तक नहीं है, यानी कि अनएम्प्लॉयबल है। टीसीएस वालों ने इसी वीक बोला है कि 80,000 वैकेंसी हमारे यहाँ खाली पड़ी है, लेकिन उसको फिल करने के लिए स्किल्ड बच्चे नहीं मिल रहे हैं। और ये जो अनएम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है ये देश का ग्रोथ इंजन बनने की जगह देश पर बोझ बनने की तैयारी में है। चाइना और जापान छोड़ो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपीट कर रहे होंगे। इसीलिए इस इशू को डीपली समझना और इसके सोल्यूशन पर बात करना बहुत जरूरी है और इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक ध्यान से देखें। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी के बीच का जो फर्क है वो समझ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप जॉब करने के लिए स्किल्ड हैं, लेकिन मार्केट में नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है कि कंपनी ने तो 100 पोस्ट निकाल रखी हैं, 1000 लोगों ने अप्लाई भी कर दिया है, लेकिन कंपनी उनमें से एक को भी सिलेक्ट नहीं कर पा रही है। मतलब मार्केट में नौकरी है लेकिन अप्लाइड करने वाले उसके लायक नहीं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये है अनएम्प्लॉयबिलिटी। भारत में यही ज्यादा बढ़ रही है। इंडियन यूथ इतने अनएम्प्लॉयबल हैं कि 60% यूथ को मॉडर्न स्किल आना तो छोड़ो, इसके बारे में इन्होंने सुना तक नहीं है। रूरल भारत में हालत इतनी खराब है कि 80% यूथ के पास कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। देश में सबसे ज्यादा यूथ इंजीनियरिंग कर रहा है और उसमें भी 80% बच्चों को नई टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं आता है। और जिनकी जॉब लग भी रही है वो ज्यादातर इंजीनियरिंग वाला काम ही नहीं कर रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं उसमें उन्हें ट्रेन भी अच्छे से नहीं किया जा रहा है। हर साल जो 1 करोड़
बच्चे ग्रेजुएट होते हैं इसमें 33% आप देखो तो आर्ट्स वाले आते हैं, 14% कॉमर्स वाले आते हैं। लेकिन भारत में ज्यादातर जो जॉब्स हैं वो टेक्निकल स्किल की डिमांड करती है, इसीलिए ये स्टूडेंट जॉब मार्केट में फिट नहीं बैठते। इनके पास सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी का ऑप्शन रह जाता है और उसके अंदर भी वैकेंसीज लिमिटेड है, पेपर लीक हो जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन की वजह से सरकारें सीट भी कम कर रही है और इसी वजह से ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके बीच में लगातार एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं तो ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 2-3 साल तो कोरोना खा गया इसमें। अगर बीटेक की तरफ देखो तो हर साल 15 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन हर 10 में से सिर्फ एक बच्चे की जॉब लगती, बाकी 9 खाली बैठे रहते हैं। इसका रीजन ये है कि इनमें 80% बच्चे ऐसे हैं जो रट्टा मार मार के पास हो गए हैं, इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर काम करना नहीं आता। एमबीए में तो हालत और ज्यादा खराब है। 93% एमबीए करने वालों को कंपनियां जॉब देने से मना कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो कॉलेज में सीखा है वो इंडस्ट्री में 20 साल पहले हुआ करता था। इंडस्ट्री आगे चली गई है और कॉलेज अभी भी पुराने कोर्सेज पे अटके हुए हैं। बाहर के कॉलेजेस में मार्क जकरबर्ग लेक्चर लेने आता है, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी आईआईएम के अंदर मुकेश अंबानी जी लेक्चर देने जा रहे हैं? इस साल तो हालत इतनी खराब है कि बिट्स पिलानी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट अपने एलुमनाई से बोल रहे हैं कि भैया हमारे इस साल के बैच वाले बच्चों को जॉब दिलवा दो। अरे एमबीए में तो आईआईएम्स तक की हालत खराब हो गई है। आईआईएम लखनऊ पुराने स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहा है कि किसी कंपनी में करंट बैच के स्टूडेंट के लिए कोई जॉब मिल सकती है क्या? तो एक बात क्लियर है, कॉलेजेस में आउटडेटेड करिकुलम चल रहा है और इसको वो टीचर पढ़ा रहे हैं जिन्हें इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इसका ही रिजल्ट है ऐसे स्टूडेंट जो डिग्री लेने के बाद भी अनएम्प्लॉयबल बैठे हैं। अगर एमबीए की बात करें तो एक अच्छा कोर्स ऐसा होना चाहिए जहां पर बिजनेस वर्ल्ड के सारे मॉडर्न ट्रेंड कवर किए जाएं। इसमें वो प्रोफेसर्स लेक्चर दें जो एक्चुअल में इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेके आए। मार्केटिंग वो लोग पढ़ाएं ना जिन्होंने करोड़ों के मार्केटिंग बजट हैंडल किए हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो लोग सिखाएं ना जो बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म में काम करके आए हो। एमबीए का कोर्स वैसे तो बिजनेस वाला है, लेकिन इसमें भी एआई और ब्लॉकचेन जैसी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप उससे अपडेटेड रहोगे। मतलब कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, वो तो गूगल के सीईओ भी नहीं करते होंगे, लेकिन बेसिक टेक्नोलॉजी की नॉलेज तो होनी चाहिए। स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस ने इसी को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया है 18 महीने का पीजी प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। यहां पर बिजनेस वो लोग पढ़ाएंगे जिन्होंने उबर इंडिया को 8,000 करोड़ की कंपनी बनाया। ऑपरेशंस वो लोग सिखाएंगे जो मिंत्रा के एक्स सीएक्सओ रहे और 3500 करोड़ तक इसे स्केल किया है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग वो सिखाएंगे जिन्होंने नेटफ्लिक्स के ब्रांड को इंडिया में लॉन्च करने में हेल्प किया था। क्योंकि स्केलर्स इंडस्ट्री में 7-8 साल से, तो उनके पास 1200 से ज्यादा प्लेसमेंट पार्टनर्स का एक्सेस है, जिसका फायदा आपको होगा एमएनसीज और स्टार्टअप्स में जॉब लेने के लिए। लेकिन चैलेंज इतना सा है कि इनके पास सिर्फ 75 सीट्स हैं और इसमें एडमिशन मिलना थोड़ा ट्रिकी है। सबसे पहले तो आपकी कैट या जीमैट में अच्छा स्कोर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद भी एक इंटरव्यू राउंड होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव कंडक्ट करेंगे, और सिर्फ जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को इनमें जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनका बैच अगस्त में शुरू हो रहा है और यहां पर आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिलने का भी चांस है। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे कोर्स में एडमिशन डिजर्व करते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, एक बार जाके ट्राई जरूर कर लेना। अनएम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ स्टूडेंट रहने तक लिमिटेड नहीं है। वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं वो भी अनएम्प्लॉयबल हो जाते हैं अगर वो खुद को अपडेट ना करें। मैक्सिमम कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज अपने करियर के स्टार्टिंग में जिस स्किल के साथ कॉर्पोरेट कंपनी ज्वाइन करते हैं उसी स्किल सेट के साथ वो अपना डेली टास्क करते रहते हैं। एक लेवल के बाद शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, आदमी खुद को अपडेट करना भूल जाता है, और ऐसे लोगों के साथ कंपनीज पहले प्रमोशन देना बंद करती है, फिर उनको जॉब स्विच करने में दिक्कत आने लगती है, और कुछ साल निकलने के बाद जो जूनियर्स आ रहे होते हैं कंपनी में वो कम सैलरी में इनसे अच्छा काम करने लगते हैं, तो कंपनी वाले भी इन्हें निकालने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और 34-35 की एज में ये लोग लैक ऑफ स्किल्स की वजह से अनएम्प्लॉयबल वर्कफोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। अभी गैलप सर्वे की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि भारत में सिर्फ 14% एम्प्लॉइज ये मानते हैं कि उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, बाकी 86% एम्प्लॉइज बोलते हैं कि वो तो भैया जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं। दुनिया भर में अगर देखो तो 34% एम्प्लॉइज मानते हैं कि वो अपनी जॉब में अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। मतलब भारत में ऐसे एम्प्लॉइज का नंबर काफी कम आता है। अनएम्प्लॉयबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो पिछले 20-30 साल में आप देखोगे बहुत तेजी से बढ़ी है, और इसके कुछ मेन रीजन है। पिछले कुछ डेकेड में पहली बार दुनिया में कोई मेजर वॉर्स या इन्वेजन नहीं हो रहा है। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, लोग ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रह रहे हैं। डेटा कलेक्शन के जो मेथड है वो भी इंप्रूव हुए हैं, तो हमारे पास अनएम्प्लॉयबिलिटी का एक तो एक्यूरेट डेटा आने लगा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से अपडेट हो रही है। हर 10 साल में टेक्नोलॉजी में ऐसे मेजर चेंज आ रहे हैं जो पहले 100 साल में नहीं आ पाते थे, और हमारी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और जो ट्रेनिंग के मेथड है वो आज भी 100 साल पुराने तरीकों पर अटके हुए। अभी 30 साल पहले 2G इंटरनेट सर्विस भारत में शुरू हुई थी, इसके बाद 3G आने में 12 साल लग गए थे, लेकिन 4 साल के अंदर 4G पूरे देश में आ गया, फिर 2-3 साल में 5G की बात होने लगी, और अब तो 6G पे काम शुरू हो गया है। ये सिर्फ कनेक्टिविटी की बात नहीं, आप कहीं पर भी देख लो, सर्विस से मैन्युफैक्चरिंग तक हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी इतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है, और जो हमारे स्टूडेंट या वर्कर्स हैं उन्हें इतनी तेजी से ट्रेन नहीं किया जा रहा है। अभी एआई का एग्जांपल देखो, लास्ट 1-2 साल में ही जनरेटिव एआई पे बात होनी शुरू हुई थी। ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया तो सबके होश उड़ गए थे कि भैया ये एआई वाले पोएम, सॉन्ग्स, लेटर, ईमेल ये सब कैसे लिख रहे हैं, और इसका बस कुछ ही टाइम बाद मिड जर्नी आया, इसने इमेज जनरेशन शुरू कर दी। शुरू में इसकी इमेज देख के लोग
मजाक उड़ा रहे थे कि क्या घटिया इमेज है, और फिर कुछ महीनों के अंदर इन्होंने इतनी रियलिस्टिक इमेज जनरेट कर दी कि एक बंदा फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में गया एआई इमेज लेके और वो अवार्ड जीत गया। सोनी वालों का कॉन्टेस्ट था ये। इसके बाद एआई ने वीडियो जनरेशन शुरू कर दिया। अप्रैल 2023 में विल स्मिथ ईटिंग स्पेगेटी का वीडियो आया था। ऐसा वीडियो था, सब लोग हंस रहे थे कि अरे क्या घटिया वीडियो बना रहे हैं ये। लेकिन अभी ओपन एआई ने सोरा लॉन्च करा है कुछ महीनों पहले, और मूवी प्रोडक्शन लेवल के वीडियो कुछ सेकंड्स में लोग जनरेट कर रहे हैं। सोरा की कैपेबिलिटी देखते हुए हॉलीवुड का एक फिल्म मेकर है टाइलर पेरी, इन्होंने कहा कि भैया जो मैं पहले कई बिलियन डॉलर लगा के अपना स्टूडियो एक्सपेंड करने वाला था, अब मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं फूकूंगा। इसका मतलब है हर फील्ड में एआई इतनी तेजी से इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन एक कॉलेज का करिकुलम दिखा दो जहां पर इन्होंने इसे एज ए स्किल सिखाना शुरू किया हो। कितनी कंपनी ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज को एक्टिवली इस तरह की स्किल्स पर प्रिपेयर कर रही हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी उतने ही ज्यादा अनएम्प्लॉयबल लोगों का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। और इस प्रॉब्लम का कितना बड़ा लेवल पर इंपैक्ट हो सकता है एक बार मेरे साथ इमेजिन करके देखो। अगर हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ऐसे अनएम्प्लॉयबल बना रहा तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट भारत की प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा। इससे हमारी इकोनॉमी के साथ साथ जीडीपी नीचे चलती चली जाएगी। और इस बात को समझना बड़ा सिंपल है। आज भारत में हजारों एमएनसीज ऑपरेट कर रही हैं। वो इसीलिए तो कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे चीप और स्किल्ड यंग वर्कफोर्स मिल रही है। अब अगर टाइम के साथ साथ हम अपनी वर्कफोर्स को नई स्किल नहीं सिखा पाएंगे तो एमएनसी वाले किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएंगे। और इसका रिजल्ट ये होगा कि भारत में एक तरफ तो यूथ बेरोजगार होगा, दूसरी तरफ जो टैक्स जनरेशन हो रहा था वो भी कम हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी तुरंत रुक जाएगी। और ये सब होने के साथ ही देश के अंदर क्राइम, ड्रग कंजप्शन, सुसाइड रेट, ये सारे तेजी से ऊपर भागने लगेंगे। सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये दो ही बड़े सेक्टर हैं जहां से सबसे ज्यादा स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और ये दोनों ही सेक्टर ठप पड़ जाएंगे। भारत के टोटल जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर। 2023 में यहाँ पे 39 लाख लोगों की जॉब क्रिएट हुई थी, जो कि किसी भी इंडिविजुअल सेक्टर में सबसे ज्यादा था। 1980s में सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ था। 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद और तेज हो गया। इसमें टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस, अकाउंट्स, बहुत सारी फील्ड की सर्विसेज आती है। सोच के देखो अनएम्प्लॉयबल अगर वर्कफोर्स रही तो कितने बड़े लेवल पर इस पूरे सेक्टर में लॉस होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखो, 17% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और 2025 तक 25% हो सकता है। इसमें 2.8 करोड़ लोग काम करते हैं। अभी सैमसंग, एप्पल वाले जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भारत के अंदर लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें तभी सस्टेनेबल हैं जब हम अपनी वर्कफोर्स को नई नई स्किल्स पे ट्रेन कर पाएंगे। नहीं तो जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं वो भारत में आने की जगह बाकी एशियन कंट्रीज में शिफ्ट होने लगेंगी, जहां पर वर्कफोर्स भी सस्ता है और वो स्किल्ड भी है। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके अलावा फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर इस तरह का चीप और यंग स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है। और इसके कुछ एग्जांपल हमें ऑलरेडी देखने को मिले। जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बांग्लादेश ने सस्ती सस्ती जो स्वेट शॉप लगा रखी है उसमें पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम ये भारत से उठा ले गए। 2019 के बाद चाइना से बहुत सारी कंपनीज बाहर निकली, लेकिन वो फिलीपींस में चली गई। यूएस की कंपनीज ने फिलीपींस में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान करा है। ये इन्वेस्टमेंट भारत भी तो आ सकता था, लेकिन जो भारत में अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे ये सारा इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। अगर इसको सॉल्व करना है तो 2-4 स्टेप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्किल के नाम पे 2015 में पीएम मोदी ने स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था कि भैया यूथ को स्किल्ड बनाया जाएगा। साल 2023 तक इसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया गया और 22 लाख लोगों को जॉब मिली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्किल इंडिया की जितनी भी स्किल्स हैं ये सारी सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करती हैं। इन स्किल के साथ कोई एमएनसी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब नहीं कर सकता, उसके लिए एडवांस स्किल की जरूरत रहती है। और अगर आप आज के मैनेजमेंट कोर्स भी देखो, उसमें ट्रेडिशनल स्टाइल से मार्केट के 4 C's और 4 P's पर बात करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री अब इससे आगे जा चुकी है। आजकल के बिजनेस में स्किल के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की समझ उतनी ही जरूरी है। इस पर कोई भी मैनेजमेंट कोर्स फोकस नहीं कर रहा है। इंडिया में कंप्यूटर लिटरेसी का एक सर्वे हुआ था, उसने बताया कि भारत में 15 से 29 साल के बीच में 40% लोगों को ही कंप्यूटर यूज करने की बेसिक नॉलेज है, और पाइथन, जावास्क्रिप्ट जैसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सिर्फ 2.5% लोगों को आती है। अब ऐसी एडवांस स्किल सीखने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम में अच्छे खासे बजट को डालने की जरूरत है और एक बड़े अमाउंट में एक्सपर्ट रिक्रूट करने पड़ेंगे। अब ऑलरेडी अगर आप देखो बेसिक स्किल सिखाने के लिए स्किल इंडिया पे सरकार 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए। जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये ट्रेनिंग कैंप्स चलाएं और जो सरकार है वो इसके बदले उन्हें टैक्स में रिबेट दे सकती है। अरे प्राइवेट सेक्टर को इसके थ्रू स्किल्ड लोग मिल जाएंगे और गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग बजट है वो भी हल्का हो जाएगा। ना गवर्नमेंट को अलग से एक्सपर्ट रिक्रूट करने पड़ेंगे और ना ही बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर बनाने पड़ेंगे। और जो सरकार को पूरा अपना एजुकेशन सिस्टम का करिकुलम है वो अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो नहीं होता, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम के गैप को कम करने पर। अब जो कॉलेज वाले करिकुलम पढ़ा रहे हैं, अगर इंडस्ट्री वालों को वो बच्चे नहीं चाहिए तो बच्चे तो अनएम्प्लॉयबल रह जाएंगे। तो इसीलिए सरकार को बिजनेसेस के साथ पार्टनर करके ऐसे रोबस्ट कोर्सेज डिजाइन करने चाहिए कि स्टूडेंट निकलते ही इंडस्ट्री रेडी हो जाए। इससे बिजनेसेस की ट्रेनिंग कॉस्ट बच जाएगी क्योंकि उनको बना बनाया स्टूडेंट मिल जाएगा, और ये सबसे फास्टेस्ट तरीका होगा क्योंकि ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्स 2-4 साल के होते हैं। तो 4 साल के अंदर अंदर आपको सीधा मार्केट में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि कंपनीज एटलीस्ट अपनी वर्कफोर्स को अपस्किल करने के लिए स्टेप ले रही हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन और
उन्नति फाउंडेशन ने मिलकर 1 लाख लर्नर्स को जॉब रिलेटेड स्किल्स में ट्रेन किया है। एक न्यूज ये भी कि 94% इंडियन कंपनीज ने डिसाइड किया है कि 2024 जो साल है इसमें वो अपने एम्प्लॉयज को नई स्किल सिखाने पर ही पूरा जोर देंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए एजुकेशन सिस्टम, सरकार और कंपनीज ये सारे के सारे लोग इक्वली जिम्मेदार हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बातें हम दिन रात अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स पर करते रहते हैं, अगर उसका 1% ध्यान भी हम अनएम्प्लॉयबिलिटी को सॉल्व करने में लगा दें तो पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आपका इस पर क्या सोचना है मुझे कमेंट में बताना। डिस्क्रिप्शन में स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस का लिंक है, आप उन्हें एक बार चेकआउट जरूर करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।